हेलो गाइस, वेलकम टू समर्थ स्टडी सेंटर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी यहाँ पे क्या होने वाली है, शिक्षक भर्ती होने वाली है। तो शिक्षक भर्ती या सहायक शिक्षक का जो सिलेबस है उसको अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक है हमारा क्या, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो उसी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का हमारा टॉपिक है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो पूरी चर्चा इसी के ऊपर होगी। तो आखिर शिक्षा मनोविज्ञान में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता है। फिर हम इसके थोड़े इतिहास के बारे में जानेंगे कि क्योंकि अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। जैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास है वो ग्रीक फिलोसोफर के टाइम पे ज़्यादा हुआ। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इनका जो विकास है वो अरस्तु के समय पर होता है। तो इस प्रकार इतिहास को भी थोड़ा देखेंगे। उसके बाद इसकी हम परिभाषा की बात करेंगे। यहाँ पे भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का इम्पोर्टेंस क्या है, एम क्या है और इसका यूटिलिटी क्या है, उसको हम आज की क्लास में डील करने वाले हैं। तो क्या क्या हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग, शिक्षा विज्ञान का मीनिंग, अर्थ। फिर हम इसका देखेंगे इतिहास यानी कि हिस्ट्री, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। उसके बाद हम देखेंगे क्या, डेफिनेशन यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। उसके बाद हम देखेंगे क्या, एम्स एंड यूटिलिटी, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य और उपयोगिता। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, फिर हम देखेंगे परिभाषा, फिर हम देखेंगे क्या उसका उद्देश्य और उपयोगिता। तो शुरुआत करते हैं मीनिंग से, अर्थ से, कि आखिर शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पहला क्या है, शिक्षा, और दूसरा क्या है, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पहला क्या है, शिक्षा, और दूसरा क्या है, मनोविज्ञान। तो शिक्षा या फिर एजुकेशन ये क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं हम शिक्षा के बारे में कि शिक्षा या एजुकेशन क्या होती है। तो क्या होती है शिक्षा, तो अगर एकदम सिंपल भाषा में बात करें तो जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना ही कहलाती है क्या, शिक्षा। क्या कह रही हूँ मैं, कि जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है उनके बारे में ज्ञान अर्जित करना ही क्या होती है, शिक्षा। यानी कि ज्ञान अर्जित करना ही क्या होती है, शिक्षा। ठीक, ज्ञान अर्जित करना ही कहलाती है क्या, शिक्षा। एजुकेशन, और ये एजुकेशन हम बचपन से लेना स्टार्ट कर देते हैं। बचपन से हमको क्या किया जाता है, स्कूल भेजा जाता है, स्कूल से हम ज्ञान लेना अर्जित कर देते हैं या ज्ञान अर्जित करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो शिक्षा होती है ये दो तरीके से होती है। पहला होता है फॉर्मल एजुकेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक, तो पहला क्या है, फॉर्मल एजुकेशन, और दूसरा क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। तो सबसे पहले बात क्या, शिक्षा क्या है, तो ज्ञान अर्जित करना ही क्या है, शिक्षा है, जिसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो जो एजुकेशन हमको स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ से जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो शिक्षा कहलाती है क्या, फॉर्मल एजुकेशन। और जो शिक्षा हमको फैमिली या सोसाइटी से जो हमको शिक्षा दी जाती है वो कहलाती है क्या, इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक, तो ज्ञान हम दो तरह से अर्जित करते हैं। पहला रास्ता क्या है, फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहाँ से जो हमको शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा कहलाती है क्या, फॉर्मल एजुकेशन। और जो शिक्षा हमारा परिवार या सोसाइटी हमको देती है वो कहलाती है क्या, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो सबसे पहले बात कर लिए हम क्या यहाँ पे, शिक्षा की। तो एजुकेशन क्या होता है, तो ज्ञान अर्जित करना ही कहलाता है क्या, शिक्षा या एजुकेशन। हम दो तरीकों से ज्ञान अर्जित करते हैं। एक तरीका क्या है कि हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और ये जो हमें शिक्षा देती है ये होती है क्या, फॉर्मल एजुकेशन। और दूसरी शिक्षा हमारी फैमिली, हमारा समाज, सोसाइटी हमको देती है वो कहलाती है क्या, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये हो गया शिक्षा।
अब बात करते हैं हम यहाँ पे मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान क्या होता है, एकदम सिंपल बात करें तो मनोविज्ञान क्या होता है, तो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान। एकदम सिंपल बता रही हूँ ना मैं, व्यवहार का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वही क्या होता है, मनोविज्ञान। व्यवहार यानी कि बिहेवियर का स्टडी करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है क्या, मनोविज्ञान। ठीक, टू स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, मनोविज्ञान या स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये होता है क्या, मनोविज्ञान। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो अगर मैं मनोविज्ञान को तोड़ूं तो ये क्या बनेगा, मन धन विज्ञान, है ना। मनोविज्ञान को अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये मन प्लस विज्ञान। अब यहाँ पे क्या वर्ड आया है, विज्ञान या फिर साइंस। तो जैसे कि हमको पता है कि जहाँ कहीं पे भी विज्ञान या साइंस वर्ड यूज़ होता है वो अपने आप में स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे हम बचपन से साइंस पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि साइंस में कोई भी चीज़, कोई भी बात अगर की जाती है तो वो ऐसे ही हवा में नहीं की जाती। कोई भी बात करने के पीछे वहाँ पे नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उन बातों को किया जाता है और उन प्रिंसिपल्स के द्वारा, उन नियम सिद्धांतों के द्वारा बातों को प्रूफ भी किया जाता है ना। हम बचपन से साइंस पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कोई भी बात वहाँ पे इलॉजिकल नहीं होती है या बिना किसी सर पैर के वहाँ पे बात नहीं की जाती। हर चीज़ को क्या किया जाता है, नियम सिद्धांतों के द्वारा वहाँ पे प्रूफ किया जाता है। तो यहाँ पे साइंस आया है, तो साइंस का मतलब क्या होता है कि नियम सिद्धांतों के द्वारा चीज़ों को प्रूफ किया जाता है, या नियम, हम ये कह सकते हैं कि नियम या सिद्धांतों के आधार पे यहाँ पे क्या किया जाता है, बात की जाती है। तो यहाँ पे भी क्या आया है, साइंस वर्ड आया है, विज्ञान वर्ड आया है, मन धन विज्ञान, मनोविज्ञान। यानी कि यहाँ पे ये जो व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, कुछ नियम और सिद्धांतों के आधार पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तो ये कहलाता है क्या, मनोविज्ञान। यानी कि व्यवहार का अध्ययन कुछ नियम और सिद्धांतों, के आधार पर या नियम और सिद्धांतों की सहायता से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये कहलाती है क्या, मनोविज्ञान। तो व्यवहार का अध्ययन कुछ नियम और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है या किया जाएगा। ठीक, तो मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान। तो व्यवहार का अध्ययन नियम और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बिहेवियर का स्टडी किया जाएगा वो कुछ नियम और सिद्धांतों, ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जो बिहेवियर का स्टडी किया जाता है वो कुछ नियम और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। तो यही कहलाती है क्या, मनोविज्ञान। तो हमने शिक्षा को देख लिया। शिक्षा क्या होती है कि जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान अर्जित करना क्या होता है, एजुकेशन या शिक्षा। ये ज्ञान अर्जित करना हम बचपन से ही चालू कर देते हैं। कुछ एजुकेशन हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के माध्यम से ग्रहण करते हैं और कुछ ज्ञान हम फैमिली या सोसाइटी से ग्रहण करते हैं। तो जो ज्ञान हमको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है ये कहलाता है क्या, फॉर्मल एजुकेशन। और जो ज्ञान हमको समाज या सोसाइटी या फैमिली के द्वारा दिया जाता है ये कहलाता है क्या, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये हो गया आपका एजुकेशन। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब मनोविज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड किया तो क्या हो गया, मन धन विज्ञान। तो जहाँ कहीं पे भी साइंस की बात आती है नियम और सिद्धांत तो आएंगे। तो मनोविज्ञान का मतलब क्या है कि व्यवहार का अध्ययन जब कुछ नियम और सिद्धांतों की सहायता से किया जाता है तो वो कहलाता है क्या, मनोविज्ञान। तो हमने शिक्षा को समझ लिया, मनोविज्ञान को समझ लिया। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान को एक साथ समझते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान को अब अगर हम समझे तो क्या होता है कि शिक्षा में जब मनोविज्ञान, है ना, शिक्षा में जब मनोविज्ञान यानी कि व्यवहार का अध्ययन करने वाले नियम और सिद्धांतों का प्रयोग जब शिक्षा में किया जाता है, शिक्षा को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए जब
व्यवहार का अध्ययन नियम और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है तो वो कहलाता है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। इसको लिखते हैं तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान को अगर हम एक साथ बात करें तो शिक्षा में जब मनोविज्ञान यानी कि व्यवहार का अध्ययन करने वाले जो नियम सिद्धांत होते हैं, इन नियम सिद्धांतों को जब शिक्षा में प्रयोग किया जाता है, शिक्षा को और भी ज़्यादा इफेक्टिव प्रभावी बनाने के लिए या और ज़्यादा उन्नत बनाने के लिए, तो वो कहलाता है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पे आते हैं क्या हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। तो क्या होता है? शिक्षा में जब मनोविज्ञान यानी कि व्यवहार का अध्ययन करने वाले जो नियम और सिद्धांत होते हैं, शिक्षा में जब मनोविज्ञान यानी व्यवहार का अध्ययन करने वाले जो नियम सिद्धांत होते हैं, इन नियम व सिद्धांतों का प्रयोग जब शिक्षा को और अधिक प्रभावी, या और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए या शिक्षा को और अधिक उन्नत बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए किया जाता है तो ये कहलाती है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा में जब मनोविज्ञान यानी कि व्यवहार का अध्ययन करने वाले जो नियम सिद्धांत होते हैं, इन नियम और सिद्धांतों का प्रयोग जब शिक्षा को और अधिक इफेक्टिव प्रभावी बनाने के लिए या शिक्षा को और ज़्यादा उन्नत बनाने के लिए जब इन नियम और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है तो ये कहलाती है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, तो ये होता है क्या आपका शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा में हम क्या कर रहे हैं? व्यवहार का अध्ययन करने वाले नियम और सिद्धांतों को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये कहलाती है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, तो शिक्षा क्या होती है? ज्ञान अर्जित करना। शिक्षा है जो हम दो तरीकों से करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। और मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो जब व्यवहार का अध्ययन करने के लिए नियम और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है तो वो कहलाता है क्या? मनोविज्ञान। तो जब इन्हीं नियम और सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, शिक्षा को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, तब ये कहलाता है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये था आपका मीनिंग या अर्थ किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की। ये हो गया इसका मीनिंग। अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है? तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में ग्रीक फिलोसोफर का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। तो कुछ विद्वान क्या मानते हैं? कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में ग्रीक फिलोसोफर का योगदान है ना। तो कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में जो ग्रीक फिलोसोफर हैं उनका योगदान बहुत अधिक है। तो वहीं पे कुछ विद्वान क्या कहते हैं? कुछ विद्वान ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास है वो शिक्षा मनोविज्ञान का विकास अरस्तु से होता है या अरस्तु के समय हुआ है। ठीक, तो अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान के विकास की बात करें तो क्या होगा? कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास है उसमें ग्रीक फिलोसोफर का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। तो वहीं कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास है वो अरस्तु से होता है या अरस्तु के समय होता है। तो इसी में एक विद्वान है जिनका नाम मिलता है स्कीनर। विद्वान का नाम क्या है? स्कीनर। तो स्कीनर क्या कहते हैं? स्कीनर के अनुसार स्कीनर क्या कहते हैं
कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास अरस्तू से होता है। ठीक, तो स्किनर भी क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास है वो अरस्तू से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास है वो अरस्तू से होता है। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि अरस्तू की जो शिक्षा पद्धति है, अरस्तू की जो शिक्षा पद्धति है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान की जो झलक है वो दिखाई पड़ती है। स्किनर क्या कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का विकास है वो इस अरस्तू से हुआ है। क्यों? क्योंकि जो अरस्तू की शिक्षा पद्धति है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान की जो झलक है वो साफ साफ दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे फिर प्रश्न मन में उठता है कि अरस्तू की जो शिक्षा पद्धति है वो आखिर है क्या? क्यों? क्योंकि जो स्किनर है वो इसी शिक्षा पद्धति के आधार पे क्या कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का विकास अरस्तू से होता है। क्यों होता है? क्योंकि अरस्तू की जो शिक्षा पद्धति है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान की झलक दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे अब हमको जानना चाहिए कि अरस्तू की शिक्षा पद्धति क्या है। तो अरस्तू की शिक्षा पद्धति की अगर हम बात करें तो अरस्तू क्या कहते हैं? सबसे पहली बात ये कहते हैं अलग अलग शिक्षा। अरस्तू क्या कहते हैं? अलग अलग शिक्षा। इसको समझते हैं। ठीक, अलग अलग शिक्षा कहने का मतलब है अरस्तू ये कहते हैं कि जिस बच्चे को जिस प्रकार के शिक्षा की जरूरत है उस बच्चे को सिर्फ वही प्रकार की शिक्षा दी जाए। जैसे कि मान लेते हैं कोई बच्चा है, उस बच्चे को अगर नैतिक शिक्षा की जरूरत है तो उसको सिर्फ और सिर्फ नैतिक शिक्षा ही दी जाए। मान लेते हैं कोई दूसरा बच्चा है, उसको नैतिक शिक्षा उसके फैमिली या सोसाइटी से उसको मिल जा रही है, उसको नैतिक शिक्षा की जरूरत नहीं है, तो अगर उस बच्चे को आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है तो आप उसको सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा दीजिए। अगर किसी बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा की जरूरत है तो आप उसको सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा ही दीजिए। तो अरस्तू क्या कहते हैं कि जिस बच्चे को नैतिक शिक्षा की जरूरत है आप उसको सिर्फ नैतिक शिक्षा दीजिए। अगर कोई दूसरा बच्चा है, इसको आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है तो आप उसको सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा दीजिए। हो सकता है इसको नैतिक शिक्षा परिवार समाज से मिल जा रही हो। अगर किसी बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा की जरूरत है तो आप उसको सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा दीजिए। यानी जिस बच्चे को जिस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है उस बच्चे को सिर्फ वही शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर बच्चे को नैतिक शिक्षा की जरूरत है तो उसको आप सिर्फ नैतिक शिक्षा दो। अगर बच्चे को आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है तो उसको सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा दो। अगर बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा की जरूरत है तो आप उसको सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा दो। तो ये कौन कह रहा है? अरस्तू की शिक्षा पद्धति। तो पहला क्या है? अलग अलग शिक्षा, यानी बच्चे को जिस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है आप उसको वही प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड करिए। दूसरा है स्वतंत्र एवं मुक्त, स्वतंत्र एवं मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। अरस्तू कहते हैं कि जैसा हमको पता है कि हर बच्चा, हर इंडिविजुअल क्या होता है, अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है, सबका नेचर अलग अलग होता है, इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेके किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर या दबाव नहीं बनाना है। स्वतंत्र एवं मुक्त शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेके कोई प्रेशर या कोई दबाव यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये कौन कह रहा है? अरस्तू की शिक्षा पद्धति। तीसरा ये कहते हैं अलग अलग टीचिंग मेथड, अलग अलग टीचिंग मेथड अपनाया जाना चाहिए। वही बात वापस से कि जैसे हमको पता है कि हर बच्चा क्या होता है, अपने आप में अलग होता है, हर बच्चे का नेचर अलग होता है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी लर्निंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो चीज़ों को या कॉन्सेप्ट को एक ही बार में एक ही एग्जाम्पल से समझ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर कोई कंसेप्ट समझाना है तो वो एक एग्जाम्पल से नहीं समझ पाते, उनको आप 3-4 एग्जाम्पल दोगे तब जाके उनको समझ में आती हैं, है ना। तो हर बच्चे का लर्निंग कैपेसिटी, इंटरेस्ट, नेचर सब अलग अलग होता है। तो अरस्तू क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड अपनाना है। जो बच्चा हो सकता है थ्योरी पढ़ के समझ जा रहा है तो आप उसको थ्योरी से समझाओ। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे भी हो जिनको थ्योरी से बातें समझ नहीं आ रही, उनको प्रैक्टिकल ही समझ में आता तो आप उनको प्रैक्टिकल से समझाओ। ठीक, यानी कि अलग अलग बच्चे के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग टीचिंग मेथड अपनाना है। जिस टीचिंग मेथड के साथ आपका बच्चा कंफर्टेबल है, बच्चा समझ पा रहा है, आप उसी टीचिंग मेथड से उस बच्चे को समझाइए। तो ये है क्या, अरस्तू की 3 शिक्षा पद्धति। ठीक है, तो स्किनर क्या कहते हैं, पहला
अलग अलग शिक्षा यानी जिस बच्चे को जिस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है उसको सिर्फ वही शिक्षा दीजिए। अगर नैतिक शिक्षा की जरूरत है तो उसको सिर्फ नैतिक शिक्षा दीजिए, अगर उसको सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है तो आप आध्यात्मिक शिक्षा दीजिए, अगर व्यावसायिक शिक्षा की जरूरत है तो उसको सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा दीजिए। दूसरा, स्वतंत्र एवं मुक्त शिक्षा होनी चाहिए, यानी बच्चों के ऊपर शिक्षा या पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। उनको आप छूट दे दीजिए कि जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे पढ़ना है वो पढ़े। तीसरा, अलग अलग टीचिंग मेथड अपनाया जाना चाहिए, यानी कि बच्चा जिस टीचिंग मेथड में कंफर्टेबल है, उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, उस बच्चे के लिए वही टीचिंग मेथड आप अपनाइए। यह है अरस्तू की शिक्षा पद्धति। तो स्किनर क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास है वो अरस्तू से होता है। क्यों? क्योंकि अरस्तू की जो शिक्षा पद्धति है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान की जो झलक है वो साफ साफ दिखाई देती है। तो ये हो गया क्या, अरस्तू की शिक्षा पद्धति। अरस्तू की शिक्षा पद्धति के बाद ठीक, तो कुछ विद्वान क्या बोलते हैं कि विकास में ग्रीक फिलोसोफर का योगदान बहुत ज़्यादा है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के विकास अरस्तू से होता है, और स्किनर भी इसी बात पे चलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास है वो अरस्तू से हुआ है। क्यों? क्योंकि अरस्तू की शिक्षा पद्धति ही वैसी है, और अरस्तू की शिक्षा पद्धति यहाँ पे हमने देख लिया। यहीं एक और बात आती है, कुछ विद्वान जो है वो रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा को भी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। तो रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक, तो कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि रूसो की जो प्रकृतिवादी विचारधारा है, रूसो की जो प्रकृतिवादी विचारधारा है, ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक इसको माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो कुछ विद्वान जो हैं वो रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा को भी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। तो बात आई क्या कि रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा क्या है। तो रूसो का भी कहना यही है कि हर बच्चा, हर इंडिविजुअल क्या है, अपने आप में अलग अलग है ना। हर बच्चा क्या होता है, उसका नेचर अलग होता है, उसका इंटरेस्ट अलग होता है। अगर हम कोई दो बच्चे लें, अगर वो दोनों भाई बहन भी है, तब भी उन दोनों का इंटरेस्ट एक जैसा नहीं हो सकता। एक का कुछ और होगा, दूसरे का इंटरेस्ट कुछ और होगा, एक का नेचर कुछ और होगा, दूसरे का नेचर कुछ और होगा। तो जब आप दो भाई बहन का नेचर और इंटरेस्ट समान नहीं है, तो बाकी बच्चों से आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट या नेचर समान होगा। तो रूसो भी क्या कहते हैं कि हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल का नेचर अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है, उनका लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। तो रूसो यहाँ पे क्या कहते हैं कि आप एक काम करो, जो इंडिविजुअल है या जो बच्चे हैं, इंडिविजुअल या जो स्टूडेंट्स हैं, इनको आप क्या करो, इनको आप प्रकृति के साथ, नेचर के साथ खुला छोड़ दो। ठीक, तो रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा क्या कहती है कि जो इंडिविजुअल है या जो स्टूडेंट्स हैं, इसको आप क्या करो, नेचर के साथ या प्रकृति के साथ आप इनको खुला छोड़ दो। जैसे जैसे ये प्रकृति के साथ समय बिताएंगे, प्रकृति के साथ इनका इंटरेक्शन होगा, तो बच्चे जो हैं वो चीज़ों को अपने आप सीख जाएंगे। ठीक, अपने आप ये क्या होंगे, चीज़ों को सीखते हुए चले जाएंगे। तो रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा यही कहती है कि हर बच्चे का इंटरेस्ट और नेचर अलग होता है। तो आप एक काम करिए, आप हर एक इंडिविजुअल को क्या करिए, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ उनको समय बिताने दीजिए। जैसे जैसे वो प्रकृति के साथ समय बिताएंगे, चीज़ों को वो अपने आप सीखते हुए चले जाएंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बस वही ध्यान रखना है कि हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, तो आपको बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाना है। तो ये थी क्या, रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा। यानी कि आप क्या करिए, स्टूडेंट को क्या करिए, बच्चे को प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने दीजिए। वो जैसे जैसे समय बिताएंगे, चीज़ों को अपने आप सीखते वो चले जाएंगे, और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाना है। तो ये था क्या, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, इसका अर्थ। तो शिक्षा में जब व्यवहार का अध्ययन करने वाले नियम सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए, तो वो होता है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। इतिहास में हमने क्या देखा
कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में ग्रीक फिलोसोफर का योगदान ज़्यादा है, तो कुछ बोले कि अरस्तु का योगदान ज़्यादा है। तो स्कीनर जो एक विद्वान थे वो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास है वो अरस्तु से ही हुआ है, और इसका कारण क्या, अरस्तु की शिक्षा पद्धति। तो अरस्तु की शिक्षा पद्धति हमने देख लिया। कुछ विद्वान बोले कि रूसो की जो प्रकृतिवादी विचारधारा है उसकी वजह से इसका विकास हुआ है, तो वो भी देख लिया। अब हम आते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन परिभाषा की बात करते हैं। डेफिनेशन या परिभाषा, तो एक थे E.A. पील। E.A. पील ये क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। E.A. पील क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। तो E.A. पील क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये बात कौन कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं E.A. पील। एक दूसरे हैं, वो है कौन, क्रो एंड क्रो। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द learning experiences of individual तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू एन ओल्ड एज। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करती है। सीखने के अनुभवों का वर्णन करती है। तो ये कौन कह रहा है, क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू एन ओल्ड एज। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करती है। तो ये है क्या कुछ डेफिनेशन। तो E.A. पील क्या कहते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। और क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू एन ओल्ड एज। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करती है। तो ये थे डेफिनेशन। आपके एग्जाम में ये डेफिनेशन को दे के पूछता है अक्सर करके कि ये डेफिनेशन किसने कहा है। इसमें चार ये ऑप्शन दे देगा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, या एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, और आपको पूछ देगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की ये वाली परिभाषा किसने दी है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको देगा, स्कीनर, एक दे देगा आपको क्या E.A. पील, एक दे देगा आपको क्या क्रो एंड क्रो, और एक आपको दे देगा क्या वॉल्टर। फिर आपको पूछेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये वाली परिभाषा किसने दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये परिभाषा E.A. पील ने दी है। तो स्कीनर, क्रो एंड क्रो एंड वॉल्टर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएंगे, और आपका आंसर हो जाएगा E.A. पील। तो ये डेफिनेशंस आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके बनते हैं। तो डेफिनेशन हमने देख लिया। सबसे पहले हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ देखा कि शिक्षा में जब व्यवहार का अध्ययन करने वाले नियम और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है शिक्षा को और भी ज़्यादा इफेक्टिव प्रभावी बनाने के लिए, तो वो कहलाती है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। इतिहास देख लिया कि कुछ विद्वानों ने ग्रीक फिलोसोफर को बोला, कुछ ने अरस्तु को बोला, और स्कीनर ने भी अरस्तु को बोला, क्योंकि अरस्तु की
शिक्षा पद्धति वैसी थी। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का एम्स एंड यूटिलिटी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य और उपयोगिता। एम्स एंड यूटिलिटी। या उद्देश्य एवं उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान का एम्स एंड यूटिलिटी यानी कि उद्देश्य एवं उपयोगिता। पहला क्या है? बच्चों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। बच्चों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। बच्चों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। टू स्टडी द एजुकेशनल बिहेवियर, टू स्टडी द एजुकेशनल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन या स्टूडेंट। ठीक, तो पहला इसका एम और यूटिलिटी है क्या? बच्चों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, यानी कि टू स्टडी द एजुकेशनल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट या चिल्ड्रन। तो जैसा कि शिक्षा मनोविज्ञान, अभी तक हम क्या देखते आए हैं कि शिक्षा में जब व्यवहार का अध्ययन करने वाले नियम और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है शिक्षा को और भी ज़्यादा इफेक्टिव या प्रभावी बनाने के लिए, तो वही क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं? व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो यही तो उसका मेन एम और यूटिलिटी है क्या? कि बच्चों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करना। जैसे मान लेते हैं कोई क्लास चल रही है, कोई टीचर है बच्चों को पढ़ा रहा है, तो जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? क्या जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको समझ पा रहे हैं या नहीं? टीचर के प्रति बच्चों का रिस्पांस क्या है? क्या बच्चों का रिस्पांस पॉजिटिव है? क्या बच्चों का रिस्पांस नेगेटिव है? या बच्चों का क्लासरूम में क्या एक्टिविटी है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है? तो उनके व्यवहार को स्टडी करने के लिए, उनके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो यही इसका पहला क्या है? एम है और ये इसका यूटिलिटी भी है। तो बच्चों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करना ये शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य भी है और इसकी उपयोगिता भी है। क्या किया जा रहा है कि जब क्लासरूम चल रही है तो क्लासरूम में बच्चों का टीचर को लेकर रिस्पांस कैसा है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, तो इन सब का अध्ययन करना क्या है? इसका एक एम भी है और इसका एक यूटिलिटी भी है। तो बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना कहाँ पे? क्लासरूम में, है ना? जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को वो चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं? बच्चे टीचर को पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं या नेगेटिव रिस्पांस दे रहे हैं? क्लासरूम में वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? तो इन सब का अध्ययन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान को यूज़ किया जाता है। तो बच्चों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का एक एम भी है और दूसरा यूटिलिटी भी है, यानी कि क्लासरूम में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना। तो पहला हो गया क्या? बच्चों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करना। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का एक एम भी है और यूटिलिटी भी है। दूसरा हम बात करते हैं तो वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि और डेवलपमेंट यानी कि विकास। डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि और डेवलपमेंट यानी कि विकास, ये शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा एम एंड यूटिलिटी है। तो सबसे पहली बात कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है? तो ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि और डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो ये जो अभिवृद्धि होती है ये लिमिटेड होती है, इसका दायरा सीमित होता है। कैसे? ठीक, ये क्या होती है? लिमिटेड होती है, इसका दायरा सीमित होता है। जो ग्रोथ है ये लिमिटेड होती है, इसका दायरा सीमित होता है। कैसे? मान लेते हैं कोई बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो वो शैशवावस्था में होता है, थोड़े टाइम बाद वो अपने बाल्यावस्था में जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद वो अपनी किशोरावस्था में जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद वो अपने प्रौढ़ावस्था में जाता है ना? जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपने शैशवावस्था में होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो वो अपने बाल्यावस्था में जाएगा, फिर थोड़ा बड़ा होकर वो अपनी किशोरावस्था में जाएगा और फिर बड़ा होकर अपनी प्रौढ़ावस्था में जाएगा। यानी कि अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास की, शारीरिक अभिवृद्धि की बात करें तो बच्चा पैदा हुआ तो छोटा सा था, तो क्या जीवन भर इतना ही रहेगा? नहीं ना, पहले इतना सा था, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। लेकिन
एक टाइम के बाद आके जो फिजिकल ग्रोथ है, जैसे मेरी हाइट है इतनी आके रुक गई है, अब ऐसा होगा क्या कि समय के साथ मेरी हाइट और बढ़ेगी और मैं छत को तोड़ के ऊपर निकल जाएगी मेरी हाइट, नहीं ना। तो जैसे हम शारीरिक अभिवृद्धि की बात करें तो एक टाइम के बाद क्या होता है, विकास होना, अभिवृद्धि होना रुक जाती है। तो ये क्या होता है, ग्रोथ या अभिवृद्धि। तो ये क्या होती है, लिमिटेड होती है, इसका दायरा सीमित होता है और एक समय के बाद ये रुक जाती है, एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक, जैसे हम हाइट की बात कर रहे हैं, जब पैदा हुए तो छोटे से थे, फिर बढ़ते 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 गए और आज इतने बड़े हो गए, लेकिन अब इसके बाद मेरी हाइट बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। तो एक टाइम के बाद आके क्या होती है, हाइट का बढ़ना रुक जाता है, सबका रुक जाता है। तो ये कहलाता है क्या, अभिवृद्धि, जो कि लिमिटेड होता है, जिसका दायरा सीमित होता है और एक समय के बाद रुक जाती है। तो ये होता है क्या, अभिवृद्धि, कि जो एक समय के बाद आके रुक जाती है वो अभिवृद्धि है। लेकिन विकास की अगर हम बात करें तो विकास क्या है, एक प्रोसेस है। विकास क्या है, एक प्रोसेस है या प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है ना। जो विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक होते रहती है। तो ये एक प्रोसेस है जो किसी के भी जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रोसेस चलते रहती है। तो अभिवृद्धि क्या था, जो लिमिटेड था, जिसका दायरा सीमित था और एक समय के बाद ये रुक जाती है, तो ये कहलाती क्या, अभिवृद्धि। और विकास क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो किसी के भी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में कोई चीज़ देखते हैं, कुछ चीज़ सुनते हैं, कुछ नया देखते हैं, कुछ नया हमने अपनी लाइफ में किया, तो उससे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस है। और प्रोसेस क्या होती है, जो कंटिन्यूसली चलते रहती है, जो कभी नहीं रुकती, ऐसा प्रोसेस है क्या, डेवलपमेंट। और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक होते रहती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है, इसका दायरा सीमित होता है और एक समय के बाद रुक जाती है। अगर हम शारीरिक फिजिकल, हमारा जो शारीरिक अभिवृद्धि उसकी बात करें तो जैसे कि जो हाइट है वो एक समय के बाद रुक जाती है, तो वो क्या है, हमारी अभिवृद्धि या ग्रोथ। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये एक प्रोसेस है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है। तो एम्स एंड यूटिलिटी में पहला क्या हो गया, बच्चों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन, यानी कि टू स्टडी द एजुकेशनल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन और स्टूडेंट, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान का एम्स भी है और यूटिलिटी भी है। दूसरा क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या है, जिसका दायरा सीमित होता है और एक समय के बाद वो रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये क्या है, ये प्रोसेस है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है। मतलब जब तक आप इस धरती पर हैं आपका विकास होते रहेगा। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता जो हम आज की क्लास में शुरू से देखते आ रहे हैं कि हर एक बच्चा क्या होता है, अपने आप में अलग होता है, हर बच्चे का नेचर अलग होता है, हर बच्चे का क्या होता है, इंटरेस्ट अलग होता है। ठीक है, तो हर बच्चा क्या है, अपने आप में अलग है, सबका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट नेचर जो है वो अलग अलग है ना, इंटरेस्ट अलग है, नेचर है, वो सब अलग अलग है। तो इंटरेस्ट और नेचर के हिसाब से बच्चों को क्या करना है, अलग अलग टीचिंग मेथड इनके लिए अपनाना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई बच्चा ऐसा होता है जो एक ही एग्जाम्पल सुनने के बाद कंसेप्ट को समझ जाता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एग्जाम्पल से नहीं समझते, उनको बातों को या कंसेप्ट को समझाने के लिए 3 से 4 एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। तो हर बच्चा क्या है, अलग अलग है, किसी की लर्निंग कैपेसिटी फास्ट है, किसी की स्लो है। तो आपको क्या करना है, हर बच्चे के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड अपनाना है। टीचिंग मेथड आपका क्या होना चाहिए, सबके लिए अलग होना चाहिए। जो बच्चा जिस टीचिंग मेथड में कंफर्टेबल है आपको उस टीचिंग मेथड में उसको पढ़ाना है। तो ये हो गया। चौथा है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक यानी कि एक्सेप्शनल स्टूडेंट या एक्सेप्शनल चाइल्ड या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। वापस से वही बात, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही होशियार होते हैं, फास्ट लर्नर होते हैं, फास्ट लर्नर होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से स्लो होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, या जिनको हम मंद बुद्धि भी कह सकते हैं, है ना। तो ये बच्चा फास्ट लर्नर है, चीज़ों को जल्दी समझ जाता है, एक ही एग्जाम्पल से पूरे कंसेप्ट को समझ गया। लेकिन ये स्लो लर्नर है,
थोड़ा सा मंद बुद्धि, चीज़ें इसको थोड़े से धीरे से समझ में आती है। तो क्या आप इस बच्चे को एजुकेशन नहीं देंगे ये बोल के कि ये स्लो लर्नर है या इसको चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, ये बोल के क्या आप इसको एजुकेशन देने से मना कर देंगे? नहीं ना, नहीं कर सकते। क्यों? कि जस्ट बिकॉज ये स्लो लर्नर है, मंद बुद्धि है, चीज़ों को थोड़ा लेट से समझता है, क्या आप इसको एजुकेशन देने से मना कर देंगे? तो नहीं, आप इसको एजुकेशन देने से मना नहीं करेंगे, बल्कि जिस टीचिंग मेथड में ये कंफर्टेबल है आप उस टीचिंग मेथड का यूज़ करके इनको सिखाएंगे, इनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का एक एम भी है और यूटिलिटी भी है। यानी कि सबसे पहले क्या, आपके बच्चों को, आपको बच्चों के व्यवहार से आपको आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे कैसे हैं, फास्ट लर्नर है या स्लो लर्नर है, और बच्चा किस टीचिंग मेथड में कंफर्टेबल है। तो आप कैसे जानेंगे? आप बच्चे के व्यवहार से ही तो जानेंगे। जब आप बच्चे का व्यवहार क्लासरूम में ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि उनका व्यवहार कैसा, तभी तो आपको पता चलेगा कि बच्चा फास्ट लर्नर है, स्लो लर्नर है। तो आप शिक्षा मनोविज्ञान की हेल्प से क्या करेंगे, पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चा कैसा है, फिर आप क्या करेंगे, उस हिसाब से उस बच्चे को टीचिंग मेथड आप उसको प्रोवाइड करेंगे जिस टीचिंग मेथड में कंफर्टेबल है या चीज़ों को समझ पा रहा है। तो ये हो गया क्या, आपके 4 एम्स एंड यूटिलिटी। 5वां शिक्षा मनोविज्ञान का जो उपयोगिता है वो दिखती है टीचिंग मेथड चूज करने में। यानी कि एक टीचर का टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, ये चूज करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का इम्पॉर्टेंट रोल है। टीचिंग मेथड चूज करने में, टीचिंग मेथड चूज करने में या सेलेक्ट करने में, यानी कि टीचर को क्लासरूम में कौन सा टीचिंग मेथड अपनाना है इसको भी चूज करने में, सेलेक्ट करने में शिक्षा मनोविज्ञान का रोल है। क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो जब टीचर पढ़ाएंगे उनके व्यवहार को वो स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी तो टीचर को समझ में आएगा कि हाँ मेरे क्लास के जो बच्चे हैं, जब मैं इनको थ्योरी से समझा रही हूँ तो इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि मेरे को इनको प्रैक्टिकल करके समझाना पड़ेगा। अगर मेरे को इनको फ्लावर के बारे में कुछ बताना है और मैं बोल के बता दूं कि ये फ्लावर का पेटल है, ये स्टेमन है, ये स्टिग्मा है, तो उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक फ्लावर लेके आना पड़ेगा और उनको दिखा के बताना पड़ेगा कि ये स्टिग्मा है, ये स्टेमन है, ये पिस्टिल है। तो ये क्या है, टीचिंग मेथड चूज करने में, टीचर को टीचिंग मेथड सेलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। कौन? आपका शिक्षा मनोविज्ञान। कि जब टीचर बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तब वो समझ पाते हैं कि हाँ कौन सा टीचिंग मेथड मेरे को अपनी क्लास में अपनाना है। तो ये भी क्या हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान की एक उपयोगिता हुई। फिर है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी क्या है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो उपयोगी है। जैसा कि हमको पता है, या जब हम भी स्कूल जाते थे तो हम अपने 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे का जो समय है वो हम स्कूल में बिताते हैं। कोई भी बच्चा हो, 6 से 7, 6 to 7 आवर का जो समय है ये बच्चा कहाँ बिताता है, स्कूल में बिताता है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि स्कूल मैनेजमेंट भी तो चाहेगा, क्या चाहेगा कि अगर कोई बच्चा मेरे स्कूल में आ रहा है और वो 6 से 7 घंटे का समय स्कूल में बिता रहा है, तो स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल का जो सराउंडिंग है वो कैसा होना चाहिए, है ना। तो इसको तय करने में कि स्कूल का सराउंडिंग या एनवायरनमेंट कैसा है, इसको तय करने में शिक्षा मनोविज्ञान का रोल है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करके ही तो पता लगाया जाएगा कि स्कूल का सराउंडिंग या एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बच्चे क्या करें, सीखें। ठीक, तो स्कूल के मैनेजमेंट में भी शिक्षा मनोविज्ञान का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे कि बच्चा 6 से 7 घंटे का जो समय है वो स्कूल में बिता रहा है, तो स्कूल मैनेजमेंट शिक्षा मनोविज्ञान के हेल्प से ही यह तय करता है कि स्कूल का एनवायरनमेंट बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए, बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, जिससे वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो सीखे और जल्दी सीख पाएँ। ठीक है, अगर वो चीज़ों को देख के सीख रहे हैं तो स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसे बनाओ कि वॉल को ऐसे पेंटिंग करा दो कि वो उन वॉल में चित्र को या पेंटिंग्स को देख के कुछ सीखें। तो स्कूल के मैनेजमेंट में भी शिक्षा मनोविज्ञान का रोल इम्पॉर्टेंट है, ये तय करने में कि किस तरह का एनवायरनमेंट बच्चों को स्कूल में प्रोवाइड कराया जाए। एक नेक्स्ट है पाठ्यक्रम या क्यूरिकुलम। पाठ्यक्रम या क्यूरिकुलम को तय करने में, तो पाठ्यक्रम या क्यूरिकुलम को तय करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का रोल महत्वपूर्ण है। यानी कि कौन से लेवल के बच्चों को, है ना, किस लेवल के बच्चों को क्या
क्यूरिकुलम प्रोवाइड कराना है, ये कैसे तय करेंगे आप? ये बच्चों के व्यवहार से ही तय करेंगे। भाई अब क्लास 2, क्लास 1 के बच्चों को अगर आप चाहें कि चलो मैं क्लास 1, क्लास 2 के बच्चों को नाउन प्रोनाउन लर्न कराती हूँ, तो क्या पॉसिबल है? क्लास 1, क्लास 2 का बच्चा नाउन प्रोनाउन का डेफिनेशन लर्न कर पाएगा क्या? नहीं, अभी तो वो पढ़ना सीख रहे हैं। उस स्टेज में आप उनको जाके नाउन प्रोनाउन का डेफिनेशन लर्न कराना चाहेंगे तो पॉसिबल है क्या? नहीं। यानी कि क्यूरिकुलम का मतलब होता है कि कोर्स में क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या क्या सिलेबस में होना चाहिए, है ना, किस क्लास के बच्चों को आपको किस तरह का एकेडमिक प्रोग्राम उनको कंडक्ट कराना है। तो इन सब को भी डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि अगर 5th क्लास के बच्चे हैं तो 5th क्लास के बच्चे के सिलेबस में क्या चीज़ होना चाहिए, उसके कोर्स में क्या होना चाहिए, कौन तरह की किस तरह की एक्टिविटीज़ उनको कराई जाए, किस तरह का एकेडमिक प्रोग्राम उनसे कराया जाए, तो ये तय करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का इम्पॉर्टेंट रोल है। पाठ्यक्रम यानी कि क्यूरिकुलम, जिसमें हर चीज़ आ जाता है, आपका सिलेबस आ जाता है, आपका कोर्स आ जाता है, आपकी एक्टिविटीज़ आ जाती है, आपके एकेडमिक फंक्शंस या प्रोग्राम्स आ जाते हैं कि किस लेवल के बच्चे के कोर्स में क्या सिलेबस हो, क्या एक्टिविटी हो, क्या फंक्शंस होने चाहिए। तो इसको भी तय करने में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता दिखाई देती है। हमारा लास्ट है वो है अभिभावकों के लिए इम्पॉर्टेंट। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेरेंट्स के लिए 9th नंबर का था शायद, आप देख लीजिएगा। तो पेरेंट्स के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि जो बच्चे हैं वो 24 आवर में से 6 से 7 घंटे स्कूल में बिताएं, उसके बाद का जो ज़्यादातर समय वो घर में बिताते हैं। तो घर का माहौल कैसा होना चाहिए, है ना, घर का माहौल कैसा हो कि बच्चा घर आने से पहले ऐसा ना हो कि यार अब तो मेरे को घर जाना है, ऐसा मुंह बना के ना है। मतलब घर जाने से पहले भी वो क्या हो, खुश हो कि चलो छुट्टी हो रही, घर जा रहे हैं, है ना। तो घर का माहौल कैसा होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से होना चाहिए कि बच्चे के जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो समझ नहीं पा रहा, कुछ उसको शेयर करना है, तो वो फ्री होके क्या कर सके, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके। तो अभिभावकों के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो जब बच्चों को स्कूल में जैसे होमवर्क मिलता ही है, अगर घर का माहौल ऐसा है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, फ्रेंडली नहीं हैं, और बच्चों को स्कूल में होमवर्क मिला, तो जनरली बच्चे जो हैं वो होमवर्क अपने से नहीं करते हैं। जब तक पेरेंट्स उनको बोले ना, पूछे ना कि क्या होमवर्क मिला करो, तब तक वो नहीं करने वाले। लेकिन अगर घर का माहौल भी बच्चे और पेरेंट्स के बीच में पॉजिटिव नहीं है या अच्छा नहीं है, तो क्या बच्चे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे क्या? नहीं। और जो उनके जीवन की जो भी समस्या है वो अपने तक ही रखेंगे, और हो सकता है उसकी वजह से उनका जीवन और ख़राब हो, वो और मतलब नीचे जाते जाएं। तो इसीलिए क्या ज़रूरी है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करके पेरेंट्स भी ये तय कर सकते हैं कि घर का माहौल बच्चे के लिए कैसा होना चाहिए, ताकि जब बच्चा घर आए, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो तो बिना डरे क्या कर सकें कि अपने पेरेंट्स के साथ उन बातों को शेयर कर सके। तो इस तरह पेरेंट्स के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गए क्या, शिक्षा मनोविज्ञान का एम्स एंड यूटिलिटी। तो आज की क्लास में हमने देखा शिक्षा मनोविज्ञान का मीनिंग, यानी कि अर्थ क्या होता है। यानी कि जब शिक्षा में व्यवहार का अध्ययन करने वाले नियम और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है शिक्षा को और भी ज़्यादा इफेक्टिव या प्रभावी बनाने के लिए, तो वो कहलाती है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी। हमने इतिहास देखा, जिसमें अरस्तु की शिक्षा पद्धति को देखा, रूसो की प्रकृतिवादी नियम को देखा। एक दो हमने डेफिनेशन देखे, और हमने देखा क्या, शिक्षा मनोविज्ञान का एम्स एंड यूटिलिटी। तो इस तरह आपका जो टीचर वाला सिलेबस है आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।